In AS 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर द सीनियर कंसल्टेंट, हम सीनियर कंसल्टेंट हैं हमारी फर्म के। एंड इन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, हमको डिटरमाइन करने के अंदर वैल्यूएशन ऑफ द के लिमिटेड, हमने डिटरमाइन किया है वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी 2 अप्रोच लगा के, मार्केट अप्रोच लगा के एंड इनकम अप्रोच लगा के। एंड सिलेक्ट द हाईएस्ट एज द फाइनल वैल्यू, और जो भी हाईएस्ट होगा उसको फाइनल वैल्यू के तौर पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। हाउ लेकिन बेस्ड अपॉन द डिसीजंस और ऑफ योर पार्टनर, हमारे पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि यू हैव बिन रिक्वेस्टेड टू असाइन, हमको इक्वल वेट असाइन देना चाहिए। हमारे पार्टनर के साथ हमने डिस्कस किया और हमने ये डिसाइड किया कि इक्वल वेट दोनों को असाइन करना चाहिए, दोनों मेथड को। बोथ द अप्रोचेज आर डिटरमाइंड अ फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द के लिमिटेड। दोनों अप्रोचेज से हमने क्या निकाला, फेयर वैल्यू निकाली के लिमिटेड की। डिटरमाइन करके डिटेल्स हमको दी गई है के लिमिटेड की, नीचे दिया गया है वैसे। वैल्यू एज पर द मार्केट अप्रोच दिया गया है, वैल्यू एज पर द इनकम अप्रोच दिया गया है, डेट ऑब्लिगेशंस एज ऑन द मेजरमेंट दे दिया गया है, सरप्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे दिया गया है, फेयर वैल्यू ऑफ द सरप्लस एसेट्स अंदर लायबिलिटीज दिए गए, नंबर्स ऑफ द शेयर्स के लिमिटेड के दिए गए हैं। डिटरमाइन करके बताना इक्विटी वैल्यू ऑफ द के लिमिटेड एज ऑन द मेजरमेंट डेट ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट डिटेल। इक्विटी वैल्यूएशन की के लिमिटेड का पर्टिकुलर वेट रुपीज़ इन करोड़ के अंदर एज पर दी मार्केट अप्रोच कितना 50-50 का वेट है। इनकम और मार्केट दोनों के बेसिस के ऊपर हमने वेट साइन किया है, हमने डिस्कस किया था पार्टनर के साथ वैसे ही। 5268.2 एंड 3235.2। एंटरप्राइज की वैल्यू बेस्ड ऑन द वेट कैसे निकलेगी, तो 5268.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50% से और 3235.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50% से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा तो 4251.7 आ जाएगा हमारा टोटल। लेस करेंगे इसके अंदर डेट ऑब्लिगेशन एज ऑन द मेजरमेंट डेट कितना था 1465.9, तो हम उसके अंदर फिर क्या करेंगे, सरप्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर्म का होगा वो तो हमारा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 106.14, ऐड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ द सरप्लस एसेट एंड द लायबिलिटी 312.40, ये दोनों हमको दिया गया था, वही हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एंटरप्राइज की वैल्यू आ जाएगी ऑफ द के लिमिटेड 3204.33, इसको नंबर्स ऑफ द शेयर से डिवाइड करेंगे 8528.223 से, तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगा 375.72। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट करके बताइए फॉलोइंग बाय कोटिंग द रेफरेंस फ्रॉम द अप्रोप्रिएट इंट एएस। अप्रोप्रिएट इंट एएस का रेफरेंस देते हुए हमको नीचे दिए गए को कोट करके बताइए। फर्स्ट दिया गया डीएस लिमिटेड होल्ड कर है सम वैकेंट लैंड, थोड़ी वैकेंट लैंड पड़ी है, फॉर विच द यूज़ इज़ नॉट डिटरमाइंड, उसका यूज़ अभी तक डिटरमाइन किया नहीं गया है। जो लैंड है वो सिचुएटेड है, मतलब कहाँ पर है वो, प्रोमिनेंट एरिया के अंदर है ऑफ द सिटी, जहाँ पर लॉट ऑफ द कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आर कमिंग अप, मतलब जहाँ पर ज़्यादातर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एंड देर इज़ नो लीगल रेस्ट्रिक्शन, और कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कन्वर्ट करने का इस लैंड को इनटू द कॉमर्शियल लैंड, मतलब ये इसको कॉमर्शियल के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाया नहीं गया है। द कंपनी इज़ नॉट इंस्टेंट इन डेवलपिंग, इंटरेस्ट नहीं है कंपनी का इसको डेवलप करने के अंदर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एज इट इज़ नॉट इन इट्स बिजनेस ऑब्जेक्शन। क्यों, क्योंकि बिजनेस ऑब्जेक्ट नहीं है उसका कि वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए कंपनी का। करंटली द लैंड हैज़ बीन लेट आउट, अभी जो लैंड है उसको लेट आउट किया गया है पार्किंग लॉट की, मतलब उसका अभी क्या कर रहा है, पार्किंग लॉट बनाकर उसको लेट आउट किया गया है, मतलब उसमें से पार्किंग का जो भी पैसा आता है, रेंट आता है, वो ये लोग रखते हैं फॉर द कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अराउंड, जो भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसका पार्किंग के लिए ये लैंड दी गई है अभी। द कंपनी हैज़ क्लासीफाइड, कंपनी ने क्लासीफाइड किया गया है अबाउ प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंपनी ने इसको क्लासीफाइड किया गया है। आपका अप्रोच क्या रहेगा, एज एन एक्सपर्ट इन वैल्यूएशंस, ताकि आप ऑब्टेन कर पाए फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर्स अंडर द इंड एएस के हिसाब से। ऑन व्हाट बेसिस, कौन से बेसिस के ऊपर लैंड जो है उसकी फेयर वैल्यू इंड एएस के हिसाब से बतानी चाहिए। व्हाट विल बी योर आंसर, क्या आपका आंसर होगा, अगर कोटेड प्राइस ऑफ द सिमिलर कंपनीज वेर अवेलेबल एंड कैन बी यूज्ड फॉर द फेयर वैल्यू ऑफ द सेल्स। आंसर देखेंगे एज पर द इंड एस 113 के हिसाब से जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट है ऑफ द नॉन फाइनेंशियल एसेट, उसको टेकन इनटू अकाउंट किया जाता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एबिलिटी के बेसिस के ऊपर, तो ताकि वो जनरेट कर पाए इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे, यूज़ करते हुए इस एसेट्स को। जहाँ पर हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ होगा, या तो जहाँ पर सेल किया जाएगा इसको अनदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, दैट वुड बी यूज्ड द असेट इन इट्स हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज़, मतलब जहाँ पर हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ होगा उसी को हम लोग फेयर वैल्यू के तौर पर ट्रीट करेंगे, उसी की हम लोग फेयर वैल्यू मानेंगे उसकी। द हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ द नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जो है उसको टेकन इनटू अकाउंट किया जाता है द यूज़ ऑफ द असेट दैट इज़ फिजिकली पॉसिबल, जहाँ पर भी हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का फिज़िकली पॉसिबल हो, लीगली परमिसिबल हो, फाइनेंशियली फिजिबल हो,
वो हमको देखना होता है। एज फॉलोज हमको दिया गया है, ए यूज़ दैट इज़ फिजिकली पॉसिबल टेकन इनटू अकाउंट्स द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकली पॉसिबल कैसा होगा, तो हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उस एसेट्स की, दैट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड टेकन इनटू अकाउंट्स के मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस एसेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं व्हेन प्राइसिंग द एसेट्स। एग्जाम्पल के तौर पर लोकेशन या तो साइज ऑफ द प्रॉपर्टी। अ यूज़ बी के अंदर, अ यूज़ दैट इज़ लीगली परमिसिबल। यूज़ कैसा होना चाहिए, लीगली परमिसिबल होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या अकाउंट में लेंगे हम लोग, तो लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ द एसेट दैट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड टेकन इनटू अकाउंट्स व्हेन प्राइसिंग द एसेट्स। क्या क्या लीगल रेस्ट्रिक्शंस है इसके ऊपर, या क्या क्या लीगल रेस्ट्रिक्शन हो सकती है इसके ऊपर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से, वो भी हमको यहाँ पर देखते हुए चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जोनिंग रेस्ट्रिक्शंस, क्या कोई जोन का रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। सी देखते हैं, अ यूज दैट इज़ फाइनेंशियली फिजिबल, ऐसा यूज जो फाइनेंशियली फिजिबल हो, टेकन इनटू अकाउंट्स वेदर द यूज ऑफ द एसेट दैट इज फिजिकली possible and legally permissible generated adequate income or the cash flows taken into accounts the cost of converting the asset to that use to produced an investment return that make the participants would required from an investment in the asset to put to used। मतलब कि इसके अंदर अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इससे कितना रिटर्न मिलेगा वो भी हमको देखना पड़ेगा, और क्या हमारे पास इतनी फिजिकल क्या हमारे पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट है जिसकी वजह से हम लोग ये कर पाएँ। हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज जो है उसको डिटरमाइन किया जाता है फ्रॉम द परस्पेक्टिव्स ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से हम लोग हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ देखते हैं, मतलब मार्केट में कैसे इसको ट्रीट किया जाएगा। अगर ऐसी लैंड किसी और के पास मार्केट में होती तो वो इसको कैसे यूज़ करता ताकि वो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ निकाल पाता, वो देखते हुए हम लोग यहाँ पर फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। इवन इफ़ द एंटिटी इंटेंडेड अ डिफरेंट यूज, अगर एंटिटी डिफरेंट यूज़ के हिसाब से भी उसको यूज़ करना चाहती है, मान लो कॉमर्शियल है लेकिन रेसिडेंट्स के तौर पर वो यूज़ करना चाहती है, तब भी हम लोग क्या लेंगे, फेयर वैल्यू कॉमर्शियल के तौर पे हम लोग उसकी फेयर वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ कॉमर्शियल के हिसाब से ज़्यादा आ रहा होगा इसलिए। हाउएवर एन एंटिटी करंटली यूज्ड, एंटिटी अभी करंटली क्या यूज़ कर रही है, इसको नॉन फाइनेंशियल एसेट के तौर पे यूज़ कर रही है। प्रिज्यूम किया जा रहा है कि टू बी द हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज अनलेस द मार्केट और अदर फैक्टर्स सजेस्ट दैट द डिफरेंट यूज्ड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट वुड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। मतलब कि अभी का क्या प्रिज्यूम किया जा रहा है कि जो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है वही हाईएस्ट और बेस्ट यूज्ड है, जब तक कि मार्केट या तो अदर फैक्टर्स जो हैं वो सजेस्ट नहीं करते डिफरेंट यूज़ मार्केट पार्टिसिपेंट्स के तौर पे मैक्सिमाइज़ करने के लिए वैल्यू ऑफ द एसेट टू प्रोटेक्ट इट्स कम्पिटिटिव पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फॉर द अदर रीजन्स की वजह से एन एंटिटी में इंटेंट नॉट टू यूज एन एडिक्वेट नॉन फाइनेंशियल एसेट एक्टिवली और इट मे इंटेंट नॉट टू यूज द एसेट अकॉर्डिंग टू इट्स हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज्ड। मतलब कि एंटिटी जो है वो इंटेंट नहीं कर रही है कि वो यूज़ करे इसको एज एन एक्वायर्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट एक्टिविटीज़ के तौर पे, या तो उसका इंटेंट नहीं है कि वो यूज़ करे इसको अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज्ड। मतलब एंटिटी अभी नहीं चाहती है कि वो हाईएस्ट और बेस्ट यूज्ड के हिसाब से इसको यूज़ करे। नेवरदलेस द एंटिटी शैल मेजर द फेयर वैल्यू, लेकिन इसके बावजूद भी एंटिटी को फेयर वैल्यू जो होगी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की अज्यूम किया जाता है कि हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज्ड मार्केट पार्टिसिपेंट के हिसाब से ही उसको करना पड़ेगा। इन द गिवन केस के अंदर जो हाईएस्ट एंड द बेस्ट पॉसिबल यूज जो है ऑफ द लैंड टू डेवलप द कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इस केस के अंदर क्या हो रहा है, जो हाईएस्ट बेस्ट पॉसिबल यूज जो है लैंड का वो क्या है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दे, वो हाईएस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल यूज है लैंड का। ऑल्दो लेकिन डेवलपिंग ए बिजनेस कॉम्प्लेक्स इज़ अगेंस्ट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन जो डेवलप करना बिजनेस कॉम्प्लेक्स को ये ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ है कंपनी के, एंटिटी के। इट डज नॉट अफेक्ट द बेसिस ऑफ द फेयर वैल्यू, मतलब कि जो ये भले ही ऑब्जेक्ट के खिलाफ है लेकिन ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। इट डज नॉट अफेक्ट द बेसिस ऑफ द फेयर वैल्यू, जो इंड AS 113 के हिसाब से जो फेयर वैल्यू निकलती है उसके अंदर यहाँ पर बेसिस जो होता है फेयर वैल्यू निकालने का उसका अफेक्शन नहीं हो रहा है। डज नॉट कंसिडर्ड एन एंटिटी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन फॉर मेजरिंग द फेयर वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, वैसा आप बोल के ये नहीं बोल सकते कि हमारी फेयर वैल्यू जो होगी लैंड की वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, आप ऐसा नहीं बोल सकते। डज नॉट कंसिडर्ड एन एंटिटी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस, मतलब ये स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मेज़र करने के लिए फेयर वैल्यू। ऑल्सो इट्स
करंट यूज्ड, अभी जो उसकी करंट यूज़ है पार्किंग लॉट बना रही है, वो पार्किंग लॉट के तरीके से यूज़ कर रही है, इज़ नॉट द हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज्ड, वो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज नहीं है लैंड का। एज द पोटेंशियल्स ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर द बिल्डिंग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उसका पोटेंशियल यूज्ड क्या होगा लैंड का, कि आप कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर बेचो। देयरफॉर द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड, इसीलिए जो फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड है, इज़ द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड, वो प्राइस जो उसको रिसीव्ड होगा जब वो सोल्ड करेगी इसको मार्केट पार्टिसिपेंट्स को हु इज़ इन इंटरेस्ट इन डेवलपिंग द कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो फेयर वैल्यू लैंड की होगी वो क्या प्राइस पे होगी, तो जो भी उसको रिसीव्ड होगा अगर जब वो सोल्ड करेगी इसको मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जो कि इंटरेस्ट है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने में, तो वो जितना प्राइस पे सोल्ड करेगी वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड, DS लिमिटेड होल्ड्स द इक्विटी शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी। DS लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स होल्ड किया है प्राइवेट कंपनी के। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, ताकि वो डिटरमाइन कर पाए फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स, द कंपनी यूज द डिस्काउंट कैश फ्लोज मेथड, कंपनी ने डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड लगाई है। देयर वर नो सिमिलर शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट, ऐसे कोई सिमिलर शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अंडर विच द लेवल ऑफ द फेयर वैल्यू हायरार्की विल द अबाउ इनपुट बी क्लासिफाइड, किसके तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाइड करेंगे हायरार्की को, फेयर वैल्यू मेजरमेंट कैसे निकालेंगे इसकी। तो यहाँ पर एज पर द इंड AS 113 के हिसाब से अगर कोई अनऑब्जर्वेबल इनपुट होता है, मतलब जिसको हम लोग ऑब्जर्व करके ना उसकी फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई चीज़ होती है, तब शैल बी यूज टू मेजर द फेयर वैल्यू टू द एक्सटेंड। तो हम लोग कैसे फेयर वैल्यू को मेजर करते हैं, उस एक्सटेंड तक जहाँ पर रिलेवेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट अवेलेबल नहीं होता। देयरफॉर अलाउइंग फॉर द सिचुएशंस इन विच देयर इज अ लिटल इफ एनी मार्केट एक्टिविटीज़ फॉर द असेट्स और द लायबिलिटीज़ एट द मेजरमेंट डेट। यानी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अगर कोई मार्केट एक्टिविटीज़ होती है एसेट लायबिलिटीज़ की मेजरमेंट डेट पे, तो वो उसको डिटरमाइन करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं द अनऑब्जर्वेबल इनपुट, जो अनऑब्जर्वेबल इनपुट होता है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है द assumption that the market participants would used when pricing the assets of the liabilities including the assumptions above risk। मतलब कि जो अनऑब्जर्वेबल इनपुट होता है उसके अंदर हम लोग रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, अजम्पशंस लगाते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको कैसे यूज़ कर पाएगा, मतलब अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको कैसे यूज़ कर सकता है वैसा हम लोग अजम्पशन लगाते हैं अगर कोई अनऑब्जर्वेबल इनपुट होता है तो। व्हेन प्राइसिंग द असेट्स और द लायबिलिटी, जब हम लोग असेट लायबिलिटी को प्राइस कर रहे होते हैं तब इंक्लूडिंग द अजम्पशन अबाउट द रिस्क, यहाँ पर रिस्क को भी इंक्लूड करते हुए चलना है अजम्पशन के अंदर। इन द गिवन केस के अंदर DS लिमिटेड अडॉप्ट कर रहा है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। DS लिमिटेड ने डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड अडॉप्ट की है। कॉमनली यूज्ड टेक्निक है वो वैल्यू करने के लिए शेयर्स को, टू फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, फेयर वैल्यू निकालने के लिए शेयर्स ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड डिस्काउंटिंग कैश फ्लो की मेथड को यूज़ किया गया। एज देयर वर नो सिमिलर शेयर्स ट्रेडेड इन द मार्केट, कोई भी सिमिलर शेयर्स ट्रेडेड नहीं है मार्केट के अंदर, हैंस इट फॉल्स अंडर द लेवल 3 ऑफ द फेयर वैल्यू हायरार्की। यहाँ कहाँ पर फॉल करेगा, ये लेवल 3 के अंदर ये फॉल करेगा फेयर वैल्यू हायरार्की के अंदर। लेवल 2 के अंदर क्या दिखाया जाता है, तो वहाँ पर तो क्या होता है, कोटेड प्राइस फॉर द सिमिलर एसेट्स या तो लायबिलिटी एक्टिव मार्केट के अंदर होती है, कोटेड प्राइस फॉर द आइडेंटिकल, कोटेड प्राइस आइडेंटिकल या तो सिमिलर असेट्स या तो लायबिलिटी की मार्केट के अंदर मार्केट दैट आर नॉट एक्टिव, मतलब कि कोटेड प्राइस फॉर द आइडेंटिकल, कोटेड प्राइस होती है किसी आइडेंटिकल की या तो सिमिलर असेट्स की या तो लायबिलिटीज़ की इन द मार्केट जो एक्टिव में नहीं होती है। इनपुट अदर देन द कोटेड प्राइस दैट आर ऑब्जर्वेबल फॉर द असेट्स या तो लायबिलिटी। सी के अंदर क्या है, इनपुट जो कि अदर देन द कोटेड प्राइस होती है, जो कि ऑब्जर्वेबल होती है फॉर दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अगर एंटिटी एक्सेस कर रही है कोटेड प्राइस को एक्टिव मार्केट में से फॉर दी आइडेंटिकल एसेट्स या तो लायबिलिटी ऑफ द सिमिलर कंपनी, मतलब उसकी जैसी किसी कंपनी की वैल्यू है, एसेट्स या तो लायबिलिटी है, एसेट या तो लायबिलिटी की प्राइस या तो वैल्यू है, तो वो हमारी फेयर वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो वो है ही नहीं, इसलिए हम लोग लेवल 3 में जा रहे हैं, लेवल 2 में नहीं है हम लोग। विच कैन बी यूज्ड फॉर द फेयर वैल्यूएशन, तो जो प्राइस जो आइडेंटिकल असेट्स या तो लायबिलिटीज़ की कोटेड प्राइस होगी वही हमारे लिए क्या होगी, फेयर वैल्यू हो जाएगी ऑफ दिस शेयर्स विदाउट एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट करे बिना एट द मेजरमेंट डेट पे। देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जर्वेबल इनपुट, तब उसको हम लोग ऑब्जर्वेबल इनपुट के अंदर डालेंगे और उसको हम लोग लेवल 2 इनपुट के अंदर कंसिडर करेंगे। यहाँ तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं, तो लेवल 3 के हिसाब से हम लोग वैल्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑन द 1 जनवरी 2021 के अंदर
ए लिमिटेड अज्यूम कर रहा है कि डी कमीशनिंग की लायबिलिटी आ रही है इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन। द रिपोर्टिंग एंटिटी इज लीगली रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल एंड रिमूव एन ऑफशोर्स ऑयल प्लेटफॉर्म एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल की दी गई है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है। अगर ए लिमिटेड कॉन्ट्रैक्चुअली अलाउ कर रहा है ट्रांसफर करने के लिए उसकी डी कमीशनिंग लायबिलिटीज़ को टू द मार्केट पार्टिसिपेंट, मतलब अपनी लायबिलिटी किसी और को दे रहा है, इट कंक्लूड दैट a market participant would use all the following inputs। मार्केट पार्टिसिपेंट यूज़ करेगा सारे फॉलोइंग इनपुट को। प्रोबेबिलिटी वेट एज अप्रोप्रिएट व्हेन एस्टिमेटिंग द प्राइस इट वुड बी एक्सपेक्टेड टू रिसीव्ड, क्या क्या रिसीव होगा। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट क्या है। डेवलपमेंट बेस्ड करंट मार्केट प्राइस वेजेस है, जिसको एडजस्ट किया जाएगा फॉर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर वेजेस इंक्रीज जितना होगा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट किया जाएगा। रिक्वायर्ड टू हाल द कॉन्ट्रैक्टर टू डिसमेंटल एंड रिमूव द ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स, मतलब ये दोनों चीज़ें इसके अंदर है। ए लिमिटेड असाइंस कॉन्ट्रैक्टर को लाने का और वेजेस जो देने की है उसके वेजेस का जो इंक्रीज़ है वो सब इसके अंदर दिया गया है। ए लिमिटेड ने असाइन किया प्रोबेबिलिटी टू रेंज ऑफ द कैश फ्लोज एस्टिमेटेड, कितना कैश फ्लोज होगा वो एस्टिमेट करके हमको बताया। कैश फ्लो एस्टिमेशन 100 करोड़, 125 करोड़, 175 करोड़ और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 25%, 50%, 25% के हिसाब से। अलोकेट ओवरहेड कॉस्ट दे दी गई है हमको, असाइंड एट 80% ऑफ द लेबर कॉस्ट। द कंपनसेशंस दैट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड रिक्वायर्ड फॉर अंडरटेकिंग द एक्टिविटीज एंड फॉर द अज्यूमिंग द रिस्क as for assuming the risk associated with the obligation to dismantle and remove the asset, such compensations include both, दोनों चीज़ें आएगी इसके अंदर। पहला प्रॉफिट ऑन द लेबर एंड द ओवरहेड कॉस्ट, जो कि कितना है, प्रॉफिट मार्कअप का 20% है, इज कंसिडर्ड विद द रेट दैट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड रिक्वायर टू कंपनसेट फॉर द अंडरटेकिंग ऑफ द एक्टिविटीज़। मतलब अगर ये एक्टिविटीज़ हम लोग देते हैं तो प्रॉफिट जो होगा लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट का वो किससे निकाला जाएगा, तो प्रॉफिट का 20% निकाला जाएगा। मतलब जो भी प्रॉफिट मार्कअप होगा उसका 20% निकाला जाएगा। सेकंड के अंदर द रिस्क दैट द एक्चुअल कैश आउटफ्लो, रिस्क है कि जो एक्चुअल कैश आउटफ्लो होगा वो डिफर हो सकता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड एक्सक्लूडिंग द इन्फ्लेशन। ए लिमिटेड एस्टिमेट कर रहा है कि जो अमाउंट है प्रीमियम पे देना पड़ेगा वो कितना है, 5% एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज का। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज जो है वो क्या है, रियल कैश फ्लोज है, या तो हो सकता है वो कैश फ्लोज हो इन द टर्म मॉनेटरी वैल्यू के अंदर जो कि आज के हैं। इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड द प्रॉफिट की वो बताई गई हमको कि ए लिमिटेड एज्यूम कर रहा है कि इन्फ्लेशन कितना लगेगा, 4% के हिसाब से लगेगा, 10 सालों तक का पीरियड यहाँ पर कवर करेगा अवेलेबल मार्केट डेटा के हिसाब से। टाइम वैल्यू ऑफ द मनी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिस्क फ्री रेट 5% का लगेगा। और नॉन परफॉर्मेंस रिस्क रिलेटिंग टू द रिस्क दैट द एंटिटी ए विल नॉट फुलफिल द ऑब्लिगेशंस, कि ये रिस्क है कि एंटिटी ए फुलफिल नहीं कर पाएगा उसका ऑब्लिगेशंस, वो कितना रिस्क है, 3.5% का क्रेडिट रिस्क है उसमें। ए लिमिटेड कंक्लूड कर रहा है कि उसके अजम्पशन से वुड बी यूज्ड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ए लिमिटेड कंक्लूड कर रहा है कि अजम्पशंस यूज किए जाएंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। इन एडिशंस ए लिमिटेड डज नॉट एडजस्ट, ए लिमिटेड एडजस्ट नहीं कर रहा है उसकी फेयर वैल्यू मेजरमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम द ट्रांसफरिंग द लायबिलिटी। यू आर रिक्वायर्ड, हमको कैलकुलेट करके बताना फेयर वैल्यू क्या होगी एसेट की रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस के हिसाब से। तो आंसर देखेंगे, अमाउंट रुपीज़ इन करोड्स के अंदर एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट कितनी आएगी तो वो हमको वर्किंग नोट के हिसाब से निकलेगी। कैश फ्लो एस्टिमेट कितना किया गया, 100, 125 और 175 की प्रोबेबिलिटी 25, 50 और 25% की है, तो मल्टीप्लाई करके इन्हें देखेंगे तो कितना आएगा, 25, 62.50 करोड़, 43.75 टोटल करेंगे तो 131.25 करोड़ आएगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट के अंदर लिख देंगे। एलोकेटेड ओवरहेड्स कितना आएगा, तो 131.25 का 80% यहाँ पर हमको बताया गया था कि कितना ओवरहेड एलोकेशन करना है, 80% ऑफ द लेबर कॉस्ट का करना है। तो लेबर कॉस्ट कितनी निकल गई, 131.25, उसका 80% करेंगे 105 आ जाएगा। प्रॉफिट मार्कअप कॉस्ट कितना लगाना है हमको, तो दोनों का यहाँ पर कुछ भी बोला नहीं गया था, इसलिए यहाँ पर 20% किसका लगाएंगे, दोनों का लगाएंगे। प्रॉफिट मार्कअप 20%, तो यहाँ पर 20% निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा, तो 131.25 प्लस 105, इसका 20% निकालेंगे तो 47.25 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 283.50 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज बिफोर इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन इसके अंदर लगाएंगे 10 सालों का 4% के हिसाब से, तो 1.04 और ब्रैकेट के अंदर ऊपर 10 लिखेंगे तो ये कितना आएगा, 1.4802। यहाँ पर कैसा करना है, 1.04 को मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो ये क्यूब हो गया, फिर इज इक्वल्स टू ऐसा करते जाना 10, जब तक 10 टाइम नहीं हो जाता वहाँ तक, तो 1.4802 आ जाएगा वहाँ पर।
और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 283.50 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बिफोर इन्फ्लेशन था इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 419.65 का हमारा इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद की वैल्यू आ जाएगी। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन। रिस्क एडजस्टमेंट कैसे निकालेंगे, तो अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द कैश फ्लोज 5% के हिसाब से हमको यहाँ पर दिया गया है। कितना दिया गया था, 5% दिया गया था। जो प्रीमियम टू भी 5% एक्सपेक्ट किया जा रहा था कैश फ्लो का, तो वो यहाँ पर हम लोग 5% करेंगे तो कितना आएगा, 20.98 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कितना आ जाएगा, तो 419.65 प्लस बाय 20.98 तो 440.63 आ जाएगा। डिस्काउंटेड करेंगे इसको रिस्क फ्री रेट प्लस बाय नॉन परफॉर्मिंग रिस्क दोनों से करेंगे। यहाँ पर 5% और 3.5% दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल में कितना परसेंट हो गया, ये हो गया 8.5% हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 440.63 को डिवाइड करेंगे किससे, 1.085 मतलब कि क्या आएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो गया, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो 3 4 इज इक्वल्स टू दबाते जाएंगे तो वैसे 10 टाइम तक का हम लोग करेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पर 440.63 को डिवाइड करेंगे उससे तो 194.97 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड प्रेजेंटेड वैल्यू एट द 8.5% फॉर द 10 ईयर्स आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंटिटी ए ओन करिए 250 ऑर्डिनरी शेयर्स इन द कंपनी XYZ। उसका अनकोटेड ये क्या है, अनकोटेड कंपनी है। कंपनी XYZ हैज़ द टोटल शेयर कैपिटल कितना है, 5000 शेयर्स है जिसका नॉमिनल वैल्यू 10 के हिसाब से एंटिटी XYZ आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट रख रही है। वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 70,000 पर ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड अप्रोप्रिएट प्राइस अर्निंग पी रेशियो हमको डिटरमाइन करके बताना है। पब्लिश इंडस्ट्री डेटा के हिसाब से 15 का है। बिफोर द लैक ऑफ द मार्केटेबिलिटी एडजस्टमेंट, मतलब मार्केट को एडजस्टमेंट करने से पहले का ये है। एंटिटी ए ने मैनेज किया गया एस्टिमेट दैट द डिस्काउंटिंग लैक ऑफ द मार्केटेबिलिटी ऑफ द कंपनी XYZ सेल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर कितना है, 20% का दिया गया है। एंटिटी ए मतलब रेस्ट्रिक्शन कितना दिया गया है हमको, 20% का दिया गया, मतलब 20% को छोड़ के चलना पड़ेगा। एंटिटी ए वैल्यू इट्स होल्डिंग कंपनीज XYZ शेयर्स बेस्ड ऑन द अर्निंग के हिसाब से यहाँ पर होल्डिंग को बेस्ड किया जा रहा है। डिटरमाइन करके बताइए फेयर वैल्यू क्या होगी। एंटिटी ए की इन्वेस्टमेंट जो किया गया है XYZ शेयर्स के अंदर, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट का आंसर है अर्निंग बेस्ड वैल्यू ऑफ द एज लिमिटेड होल्डिंग शेयर्स कंपनीज XYZ। वो हमको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पर्टिकुलर यूनिट्स के हिसाब से XYZ का आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आएगा, 70,000 का हमको दिया गया है। पी के हिसाब से कितना आएगा, 15 का दिया गया है। और एडजस्टमेंट डिस्काउंटेड फैक्टर कितना दिया गया है, तो 80 का ही आएगा। 1 माइनस बाय 120 करेंगे क्योंकि 20% तो हमको छोड़ के चलना है, इसके लिए 0.80 आ जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू ऑफ द कंपनी XYZ ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे तो 8,40,000 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द शेयर्स XYZ कितना आएगा, 8,40,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 5,000 शेयर्स है तो 168 का प्राइस निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ द शेयर्स निकल के आएगा। द फेयर वैल्यू ऑफ द एंटिटी ए इन्वेस्टमेंट कितना होगा इसके अंदर, तो कितना एस्टिमेट किया जाएगा, 42,000 एस्टिमेट किया जाएगा। कैसे, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 168 करेंगे। ये 250 कैसे आया, तो ये 250 हमको दिया गया था। हमारा कितने ओन कर रहे थे हम लोग, 250 ओन कर रहे थे, 250 ऑर्डिनरी शेयर्स ओन कर रहे थे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 168 से तो कितना आ जाएगा, 42,000 का हमारा फेयर वैल्यू आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन द XYZ शेयर्स के अंदर। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बेस्ड ऑन द फैक्ट अब हमको दिया गया है, एज्यूम करके बताइए एंटिटी ए एस्टिमेट करके फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स उसके ओन कंपनी के अंदर XYZ यूजिंग द नेट असेट वैल्यूएशन टेक्निक के हिसाब से फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनीज नेट असेट इंक्लूडिंग दोज recognized in its balance sheet and those that are not recognized in the balance sheet। मतलब जो रिकॉग्नाइज किए गए बैलेंस शीट के अंदर, जो रिकॉग्नाइज नहीं किए गए बैलेंस शीट के अंदर, उसकी आपको वैल्यू दी गई है 8,50,000 की दी गई है। डिटरमाइन करके बताइए फेयर वैल्यू एंटिटी ए के इन्वेस्टमेंट इन द XYZ लिमिटेड के। तो यहाँ पर 8,50,000 को सिर्फ डिवाइड कर देंगे किससे, 5,000 शेयर से। तो यहाँ पर कितना आएगा, 170 पर शेयर के हिसाब से हमारा निकल के आ गया क्या, वैल्यूएशन ऑफ द XYZ की। अब उसके हिसाब से फेयर वैल्यू देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन द XYZ शेयर्स के अंदर कितना आएगा, तो 250 शेयर्स हमने ओन किए, मल्टीप्लाई करेंगे 170 के हिसाब से तो यहाँ पर आ जाएगा 42,500 फेयर वैल्यू आ जाएगी एंटिटी ए की इन्वेस्टमेंट इन द XYZ शेयर्स।